वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ BAPS प्रमुख अकेडमी और इस प्रोग्राम का नाम है नीड टू नो। आज जिस शख्सियत से हम मिलने जा रहे हैं उनका जन्म उज्जैन में हुआ था और उसके बाद वो शिरपुर महाराष्ट्र में शिफ्ट हुए। शिरपुर महाराष्ट्र से MLA रह चुके हैं, MLC हैं और महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा उनका जन सरोकार के कामों में बहुत लंबा चौड़ा अनुभव है। मैं बात कर रहा हूँ शिरपुर के अमीश भाई पटेल। अमीश भाई पटेल वाटर कंजर्वेशन, शिरपुर पैटर्न, मिलिट्री स्कूल, शिरपुर 60 और एजुकेशन के क्षेत्र में NMIMS जैसे बड़े यूनिवर्सिटी के चांसलर है। इसके अलावा वो ऐसे बहुत सारे क्षेत्रों में काम करते हैं जैसे एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, एनवायरनमेंट, चाहे वो बात हो 1 लाख पेड़ लगाने की, चाहे बात हो एक 1200 बेड का शिरपुर को अस्पताल देने की। ऐसे सोशल सर्विसेज में बढ़ चढ़ कर काम करने वाले व्यक्ति से आज हम बात करने जा रहे हैं। तो नीड टू नो में आज स्वागत करेंगे अमीश भाई पटेल का। चलिए चलते हैं। नमस्कार, आज हमारे साथ अमरीश भाई रसिकलाल पटेल हैं। उनकी अभी तक फिलांथ्रफी में यानी सोशल सर्विसेज में जो उनका योगदान रहा है, ऐसी जो उनकी जर्नी रही है, उसके बारे में आज उनसे हम बात करेंगे। नमस्कार अमरीश भाई। नमस्कार जी। मेरा पहला प्रश्न आपसे रहेगा कि आज हमने शिरपुर पैटर्न के बारे में जाना और हमने देखा शिरपुर के अंदर जाकर, शिरपुर पैटर्न एक क्रांतिकारी कदम है, ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया है और मुझे लगता है कि शिरपुर पैटर्न एक ऐसा मॉडल है जो रूरल डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। आपको क्या लगता है कि शिरपुर पैटर्न बाकी जो वाटर कंजर्वेशन के मेथड्स हैं, जो योजना है, उससे कितना अलग है? यानी जो शुरुआत ऐसी है, मैं शुरुआत से आपको बताता हूँ। 85 में मैं म्यूनसिपालिटी का इधर प्रेसिडेंट बना पहले। मैं फिर पहले म्यूनसिपालिटी का काफ़ी काम किया, तब बहुत हालत ख़राब थी। 2-2, 3-3 फुट के खड्डे थे और उसमें से लोग पानी लेते थे। तो फर्स्ट मैंने योजना तापी से यहाँ पे पानी लाया मैं 6 महीने के अंदर, और पूरे सिटी को फर्स्ट टाइम पूरे सिटी को रोज़ का रोज़ पानी देने की शुरुआत करी। वो जो 85 में चालू हुआ, तो बारिश आओ, तूफान आओ या कुछ भी आओ, 85 से आज तक टिल टुडे एक भी दिन ऐसा नहीं रहा कि आज रोज़ गांव में पानी नहीं आया। तो पहले पानी की शुरुआत करी, इसलिए लोगों में काफ़ी पॉपुलर हुआ। सिटी के रोड बनाए वगैरह, बाकी सब डेवलपमेंट करा। तो 90 में मुझे MLA बनाया। तो 90 में यहाँ परिस्थिति ये थी कि कुल 30 किलोमीटर नेशनल हाईवे ने हाईवे छोड़ के रोड बने थे। तो जहाँ हम जाते थे तो वहाँ बहुत बुरे हाल थे। आदिवासी भाग में मैंने शुरुआत करी जाके, करीबन पहले मालकातर करके गांव था, फिर इधर ही गाँव हिवरखेड़ा करके गाँव थे। तो जहाँ मैं जाता था तो मुझे खुद को फील होता था। तो मैं सुबह में 6 बजे वहाँ पहुँच जाता था। फिर सबकी समस्या सुन सुन के दोपहर में उन्हीं के बीच में खाना खाता था और शाम को फिर रात को 9-10 बजे यहाँ आता था। ऐसे हर रोज़ 3-4 दिन, एक दिन इधर तो एक दिन उधर, एक दिन इधर फिर एक दिन इधर, ऐसा घूमता था मैं। तो कई साल, करीबन 3-4 साल मैं इस तरीके के वो उसमें घूमते रहा। आखिरी तो 2000 तक जाता ही रहता था मैं। तो उन दरमियान 3 इलेक्शन हो गए, 90 से 95, 95 से 2000, 2000 से 4, फिर 4 से 8। तो उसमें उनकी रियल समस्या मैंने देखी। और रियल समस्या क्या थी उस जमाने में कि उनको रोड नहीं थे। दूसरा क्या था कि ये गांव इधर है अने वो गांव के उधर बीच में नाला जा रहा है ने, फिर उधर एक गांव है। तो वो गांव शिरपुर तरफ का एक है अने एक पहाड़ तरफ का है, बीच में नाला जा रहा है। तो कई गांव बारिश में हिंदुस्तान पाकिस्तान हो जाते थे, मतलब उसमें बीच में पानी बहता था। तो 3 महीने 3.5 महीने उस तरफ का आदमी शिरपुर तरफ आ नहीं सकता था, क्योंकि बीच में पुल नहीं थे। और पुल रहते थे तो पाइप के पुल रहते थे, ढह जाते थे। तो उस तरीके का माहौल था। तो मैंने पहले 5 साल में 900 किलोमीटर रोड मंजूर करके लाया गवर्नमेंट से, डामर के रोड। फिर सेकंड टाइम में, और उसी दरमियान करीबन 240 के
340 पुल बनाए, पुल मंजूर करके लाए और वो 2002 तक चलते रहे उसके काम, स्लोली पूरा, क्योंकि फंड होना चाहिए उस टाइम, पैसा भी गवर्नमेंट जल्दी देती नहीं थी, उस तरीके से पूरा किया। तो एक पॉपुलैरिटी तो मिली। फिर बाद में वहाँ मैं जाता था तो मुझे लोग बोलते थे कि हमारी ज़मीन तो में पानी नहीं है और हम तो भगवान की पानी पे हम पूरी खेती कर रहे हैं। और जहाँ पानी था वहाँ भी क्या हो गया कि लोगों ने बस पानी, कई सालों से 66 में यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आई, तब से मोटर आई ना, मोटर आई तो पानी खींचने लग गए लोग, और पानी खींच के ऐसी परिस्थिति आ गई कि कई जगह पे 900 फुट, 800 फुट, 700 फुट, 500 फुट, और कई जगह पे ये पानी गायब हो गया, बहुत नीचे चला। तो वो पूरा एरिया ड्राई हो गया। तो मेरे पास एक खानापुरकर करके एक ऑफिसर था, उसने मेरे को वीर भरण का एक काम बताया, तो मैं देख के थोड़ा सा मुझे लगा कि अपन ने इस तरीके का काम करना चाहिए। तो 2002 में मैं मिनिस्टर होते हुए वो मैंने बोला तू रिटायरमेंट के पास मेरे पास आ, अपन कुछ आया नहीं। एक साल हमारे जैसे नेता रहते वो उसको फिराते रहे और लेक्चर देते रहे, तो उसने देखा मैं लेक्चर दे रहा हूँ, कुछ बेनिफिट तो होता नहीं है। तो फिर वो एक दिन मेरे पास आया, तो मैंने उसको बोला ठीक है, मैं महीने के 30,000 के 50,000 ऐसा उसका जो रिटायरमेंट का पगार था वो पगार दिया ने एक पॉकलेन से शुरुआत करी। फिर करीबन मैंने ये सारे चीज़ करते करते थोड़ा शुरुआत में विरोध होता था, तो मेरा रास्ता जा रहा है, मेरा ये जा रहा है, ऐसा किसान लोग बोलते थे। पर धीरे धीरे एक मेरे को वंजारी आदमी यहाँ पे मिला, एक सुदगिनी में मैं बैठा था, तो वहाँ आके उसने बोला हमारा जो बंधारा बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने वो पूरा मट्टी से भर गया है, तो आप वो मट्टी निकलवा दो तो हमारा ये अच्छा हो जाएगा। तो हमने वो मट्टी निकाली तो बंधारा टूटा हुआ था, तो बोले रिपेयर कर दो, तो हमने रिपेयर कर दिया। तो फर्स्ट ईयर में करीबन आसपास की 50 कुएं में इधर और लेफ्ट एंड राइट में उसमें पानी आ गया जो ड्राई हो चुका था। फिर हमको लगा कि ये तो बहुत ही करिश्मा का काम है, हमने जोर से काम चालू करा उसमें। तो अभी हमने 450 डैम बनाए, 1 लाख एकड़ जमीन हमने नॉन इरिगेटेड कर डाली। जहाँ 1000 फुट का पानी था 500 फुट 300 फुट अभी एवरेज 200-300 फुट के अंदर में आ गया, और कई जगह पे 20 फुट पे आ गए। जहाँ हम बैठे हैं वहाँ 185 फुट पे पानी था, ये नदी जा रही है, फिर भी 185 फुट पे पानी था। यहाँ हमने डैम बनाया छोटा, तो आज करीबन गर्मी में 35 फुट पे आ जाता है और बारिश में 20 फुट पे आ जाता है, और रोज शिरपुर सिटी 1 करोड़ लीटर यहाँ से उठाती है। फिर भी ये परिस्थिति रहती है, और यहाँ से 10-15 किलोमीटर इधर और 10-15 किलोमीटर इधर जो नीचे से रेशा जो जा रही है उसकी जो ये जी। तो वो वैन से पानी वो उधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है, इससे ये एरिया का पूरा बेनिफिट हो गया। तो ऐसा 1 लाख एकड़ के आसपास ये इरिगेटेड हो गया, और उसका फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ केले की झाड़ लगाते थे, तो पहले 5,000 10,000 लगते थे, आपको नौ ही लगेगी। इस साल ऐसा अंदाज है मेरा 90 करोड़ से लगा के तो 1 करोड़ 25 लाख, 90 लाख से लगा के 1 करोड़ 25 लाख तक झाड़ केली के लगाए, और उसमें लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। और दूसरा पानी केली को ज़्यादा लगता है इसलिए उनको पानी मिल गया, तो चेंज होते गया, और जो नॉन इरिगेटेड जगह हो गई थी वो भी इरिगेटेड हो गई। तो इस तरीके का एक बार पृथ्वीराज जी चौहान साहब इधर आए थे चीफ मिनिस्टर, उन्होंने देखा तो उन्होंने मेरे नाम का जीआर निकाला, शिरपुर पैटर्न करके महाराष्ट्र को जीआर स्टार्ट किया। और बाद में क्या हुआ कि सरकार बदल गई, बीजेपी की सरकार आई, तो सीएम साहब यहाँ हमारे हॉस्पिटल के भूमि पूजन को आए थे, तो वहाँ उन्होंने बोला कि अमरीश भाई तुम बीजेपी में अरे कांग्रेस में थे इसलिए तुम्हारा वो शिरपुर पैटर्न नाम निकाल दिया, और मैंने जल शिवार करके नाम दिया उन्होंने, और हंसते हंसते बोले मैंने तुम्हारा नाम नहीं रहे इसलिए मैंने ये जल शिवार करके चालू किया। तो आज हमारे एरिया में इसका बहुत बड़ा फायदा हुआ। और एक
चेंज ऑफ एग्रीकल्चर लोगों की जीवन बदलते जा रहा है ना, अभी भी चालू ही है। हर साल मैं 50 डैम बनाता हूँ। अच्छा। हाँ, और हर साल में एक 10 पॉकलैंड, 25 गाड़ियाँ, इस तरीके का उसका स्टाफ सब रखा हुआ है, और वो मैं काम कर रहा हूँ। चुनावी रूप से देखा जाए तो अमरीश भाई अजय हैं, आज तक चुनाव नहीं हारे। सार्वजनिक जीवन में सोशल इंजीनियरिंग बड़ा काम आती है, तो ये सब कार्य करते वक्त आपको समाज के अंदर या आगे जो हमारा जनसंख्या रह रही है उससे कोई विरोध किसी प्रकार का कुछ झेलना पड़ा आज तक? नहीं सर, अभी मैं तो गुजराती था, एक ही घर था, तो नेचुरली उस जमाने के उसमें थोड़ा सा जातिवाद वगैरह था। पर 90 के इलेक्शन के बाद मैं एक बार एमएलए हो गया, उसके बाद जात पात रही नहीं। स्लोली लोगों को भी फ़ायदा मिलते गया। लोगों ने देखा कि अमरीश भाई की वजह से ये सब विकास हो रहा है, तो हम क्यों उनको ये करें, एक्सेप्ट नहीं करें। तो एक्सेप्ट करते गए। 90 में मैं 30,000 वोट से आया था, और 95 में मैं 63,000 वोट से आया। मार्जिन बढ़ गया। मार्जिन बढ़ अभी तक विस्थापन या माइग्रेशन रोकने में आप कितना सफल हुआ है? नहीं, ये एक तालुका ऐसा है कि यहाँ से माइग्रेशन नहीं है। अच्छा। हर साल अभी आप कहीं भी जाओगे ना, तो जो परसेंटेज शिरपुर में है, यहाँ हर साल बस्ती बढ़ रही है ना, हर साल यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रही है। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ कि एक छोटी सी हमने मेरे फादर के नाम से एक इंस्टीट्यूट हमने 85 में चालू करी थी, शिरपुर एजुकेशन सोसाइटी, आरसी पटेल करके मेरे फादर का नाम दिया था। तो उस टाइम करीबन 70-80 लड़के से हमने शुरुआत करी। आज आपको नवाई लगेगी कि वो इंस्टीट्यूट 44,000 बच्चे पढ़ाती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये 72,000 बस्ती का गांव है, और यहाँ 44,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि जैसे अपनी गुजरात में विद्यानगरी है, इस तरीके से विद्यानगर टाइप का एक कॉन्सेप्ट हुआ। और सबसे दूसरी तारीफ की बात यह है कि 15,000 यहाँ से एक हमारी इंजीनियरिंग कॉलेज है, 15,000 बच्चे पास हुए। उसमें मेरे तालुके के 7,500 के आसपास है, क्या 8,000 है, और बाकी बाहर से आए हुए बच्चे आए हैं। तो वो 15,000 तो जाने दो, दूसरे 7,500 पर जो 8,000 मेरे तालुके के जो लोग थे, उसमें 10 भी आदमी इधर अभी नहीं है। इसका मतलब 60,000 बच्चे सर्विस में हैं। कम से कम मेरे हिसाब से फॉरेन में 1,500-2 हज़ार बच्चे फॉरेन में हैं, शिरपुर से सब नौकरी कर रहे हैं। क्योंकि महाराष्ट्रियन समाज जो है ये धंधे में कम जाता है, नौकरी को ज़्यादा प्रेफर करता है। नौकरी में सब लोग गए। इधर से फार्मेसी में 2,000 बच्चे पास हुए, वो भी 10-20 बच्चे होंगे, 50 बच्चे वो है, बाकी कोई यहाँ नहीं है। तो वो लोग भी यहाँ से विस्थापित हुए, पर हमारी जनसंख्या वो की वही रही। अभी तो एक अच्छा वातावरण, क्योंकि उसकी बहन को पढ़ाया, उसने भाई को पढ़ाया, छोटे भाई को पढ़ाया, घर पूरी फैमिली ये हो गई। अभी फादर मदर यहाँ रहते हैं, वो बाकी सब विस्थापित हो चुके हैं। मतलब विस्थापित कैसे हुए? काम की वजह से हुए, नौकरी की वजह से हुए। पर यहाँ इस तरीके से नहीं गए कि यहाँ तो कुछ नहीं, बर्बादी है ना, हमको जाना है, तो उस तरीके से नहीं गए, पढ़ लिख के गए, बेटर जॉब्स के लिए। राइट। अभी जो कुछ समाज ऐसे जैसे आदिवासी समाज के बच्चे होते हैं, कई बार देखने को मिलता है कि पर्सनैलिटी में एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, एक ऐसी चीज़ आ जाती है कि वो शायद अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अब जैसे बच्चों को मिलते होंगे बाहर, तो उनकी पर्सनैलिटी में उनकी दशा है, उसमें कुछ चेंज देखने को मिलता है पर्सनली? मैं बताता हूँ कि उनमें भी वो भी उत्साह आ गया है, उनको भी अभी पढ़ने की इच्छा शक्ति बढ़ गई है। और अभी हम आदिवासी एरिया में, क्योंकि मेरी ये जो संस्था है उसमें इतना पैसा बचता नहीं है, तो हमने बॉम्बे की जो संस्था है उसकी एक स्कूल अभी बोराड़ी में निकाली। अच्छा। जो आदिवासी बहुमोल एक एरिया है। एक दूसरी हमने पलास्तर में निकाल रहे, और एक तीसरी एक सुलिया करके गांव है, वहाँ पे निकाल रहे। ऑलरेडी 2 स्कूल मेरी चल रही, झंडा इंजन और खंबाड़े में। तो मेरा अभी ऐसा आगे थिंकिंग ये है कि उनके बच्चे कम से कम एक स्कूल में 5-5 हज़ार बच्चे मेरे को पढ़ाना है, और उनको इस तरीके से ट्रेन करना है कि वो, एक तो उनको रिजर्वेशन है,
तो उनको नौकरी मिलने की ज़्यादा शक्यता रहती है। तो दो पाँव पे मजबूत कैसे खड़े रहेंगे, उनके परिवार को कैसे खड़ा करेंगे, इस तरीके का एजुकेशन एकदम नॉमिनल पैसे में हर साल वहाँ भी हर एक स्कूल में 4-4, 5-5 करोड़ रुपए लॉस होने वाला है, उस तरीके का मैं उनको फायदा देने वाला हूँ और उनको जीवन बदलने का विचार है ना, उसके पीछे मेरी थिंकिंग है। मैं ये थिंक करता हूँ कि आज से 30 साल बाद या 25 साल बाद कभी वो पढ़ेंगे नहीं और वो मजबूत पांव पे नहीं खड़े रहेंगे, तो हम भी अच्छी तरीके से यहाँ जो अपर कास्ट समाज है वो जिंदा रह नहीं सकता। ये मेरा मत है और उसके पीछे मेरी और भावना है जो बहुत महत्व की है कि 2000 साल में इस देश की बस्ती 100 करोड़ थी। 2010 में 2.1 से बढ़ के 21 करोड़ हो गई। फिर मैं ये सोचता हूँ कि 10 से 20 में 1.9 से बढ़ी, मतलब 100 करोड़ में 19 करोड़ और 20 करोड़ के दूसरे 4 करोड़। तो ये 19 और 4 23 करोड़, 23 नहीं बढ़े होंगे तो समझो 20 बढ़े होंगे, तो भी 2020 की जनसंख्या इस देश की 140 करोड़ होने वाली है। और फिर बाद में 1.9 से जगह 1.7 से बच्चे बढ़ेंगे, तो 100 करोड़ में 17 करोड़ और 40 करोड़ के दूसरे 7 करोड़, 24 करोड़ बढ़ेंगे। तो 240 की जगह 140 की जगह 164 करोड़ हो जाएंगे। और कब होंगे? आज से 4 साल बाद 2030 की जनसंख्या। कैलकुलेशन आपने कर रखा है। हाँ, तो ये आप समझ लीजिए कि इसमें विषमता बहुत बड़ी आने वाली है। देश में इस तरीके का माहौल तैयार होने वाला है कि उनको जॉब मिल नहीं सकते। कितनी भी इंडस्ट्रीज आई, कितना भी ये आए, तो ये लोगों का जिंदगी बदलना संघर्ष के जीवन में जाने वाले हैं। और मेरा ऐसा स्पष्ट मानना है कि साउथ के लोग ज़्यादा सुखी रहेंगे और नॉर्थ ने अपने एरिया के लोग संघर्ष करेंगे, क्योंकि वहाँ जनसंख्या कम है और जनसंख्या जो बढ़ रही है वो पूरे नॉर्थ इंडिया ने इधर हमारे वहाँ बढ़ रही है। अने वो दिन अपने को खराब देखने नहीं पड़े और मेरा तालुका वो देखे नहीं, इसलिए मैं आज अगले 30 साल का विचार करके उनको अच्छे में अच्छा एजुकेशन दे के उनका जीवन बदलना चाहता हूँ। बहुत सही। भारतीय शिक्षा में ऐसा बोला जाता है कि IAS IPS बन जाना एक शिक्षा की आखिरी कड़ी मानी जाती है, उस बारे में कुछ विचार है इस तालुका के लिए? नहीं, मैं ये चीज़ें मानता नहीं हूँ, क्योंकि जितने बच्चे हमारे वहाँ से सीख के गए हैं वो लड़कों को कम से कम 12 लाख और हाईएस्ट तो 3-3 करोड़ तक पहुँच गए। तो IAS हुआ तो उसकी पगार क्या रहेगी? 7th पे पगार करेंगे 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए। तो मैं उद्योजक वाले अच्छे कमर्शियल लड़के तैयार करे यानी अच्छी जॉब दिलाई तो वो बराबरी का है। पर अभी मैं सोच रहा हूँ कि UPSC यानी उसके लिए मैं बॉम्बे में एक वो निकालना चाहता हूँ और वो अभी मैं चालू करूँगा। आपने शिरपुर 60 भी आपने देखा होगा, मैं 8 से चालू किया है और मेरा मानस है कि 8 से अभी पहली बैच निकलने वाली है, तो 12-15 तो डॉक्टर बनेंगे ही। अभी जितने यहाँ 80 डॉक्टर बने हैं, 80 में से मेरे हिसाब से 70 डॉक्टर तो मेरी 4 आश्रम शाला है, उसमें वो आदिवासी बच्चे पढ़ के और वो डॉक्टर बने, KEM में गए, सब जगह गए। और सबसे बड़ी तारीफ की बात ये है कि वो यहाँ आए, उसमें पहले 5 नंबर जो है हमारे शिरपुर में सबसे ज़्यादा जो पैसा कमाते हैं वो 5 आदिवासी है और 6ठे में फिर ओपन का लड़का जो डॉक्टर है वो है। तो ये रेवोल्यूशन ही एक टाइप का, तो अभी उसको ज़्यादा प्रमाण में मैं बड़ा ये करना चाहता हूँ। ये बच्चे अगर ब्यूरोक्रेसी में जाते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि समाज का भला करेंगे, तो उसको थोड़ा पुश किया जाए? वो तो उसी लिए कर रहा हूँ ना मैं। UPSC वगैरह ये ठीक है, बहुत कम संख्या है जी, पर वो भी करेंगे। हाँ, पर ये जो बड़ी लार्ज संख्या है जी, हजारों बच्चे। अभी मैं यहाँ पे महाराष्ट्र में शायद ये एक ही तालुका है, छोटा प्लेस, जहाँ 4 इंजीनियरिंग कॉलेज है, 5 फार्मेसी कॉलेज है और पूरी भरी हुई रहती। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि एरिया में एजुकेशन का वातावरण चेंज हुआ है, डिमांड बढ़ी है। नहीं, हर एक के घर में अभी एक लड़का एक लड़की है।
किसी को 2 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं, तो वो अपने माँ बाप भी अभी उसमें ध्यान देने लग गए कि मेरे बच्चे को मेरे को पढ़ाना है। और मैं एक बात मानता हूँ, यानी 100% मेरा मत है कि कोई भी देश का भला करना है, उसका विकास करना है, तो शिक्षा बगैर हो नहीं सकता है। किसी देश को खलास करना है तो उसको शिक्षा से मुक्त कर दो, और जिसको शिक्षा दोगे तो देश कभी भी ऊपर जाएगा। अमरीश भाई, कभी ऐसा ख्याल नहीं आया कि कोई बड़े शहर में जाते हैं, बड़े शहरों में बड़ी सुविधाएं हैं और वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, सोशल वर्क करते हैं, शिरपुर से में ही आपने सारा विकास का कार्य किया, उसके क्या कारण है? नहीं, सभी मेरा मूलभूत मेरी अंतरात्मा से जुड़ा हुआ सिटी है जी। मैं इसको भूल नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं यहीं बड़ा हुआ हूँ, तो यहीं से बड़ा बन के आज ये जगह पे पहुंचा हूँ मैं। ऐसे तो बॉम्बे में मैं बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी चलाता हूँ, शायद आपको मालूम है कि नहीं मालूम, NMIMS है, नरसिम्हा इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट है, SVKM है, उसके भी 78,000 बच्चे ऑल इंडिया और बॉम्बे मिलके, बॉम्बे 52,000 है, ऑल इंडिया 20-25-30 हज़ार लड़के हैं। मीठीबाई कॉलेज में, मीठीबाई है, NM है, आप तो इंजीनियर हुए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, DJ इंजीनियरिंग करके मेरी एक कॉलेज है जो 98 CET पे 90% कोर्स बंद हो जाते हैं। फक्त मैकेनिकल ने छोटा एक हाथ कोर्स जो है वो 97 CET पे बंद होता है। तो बॉम्बे का सबसे अच्छा कॉलेज है। और मुकेश पटेल टेक्नोलॉजी है, वहाँ भी मेरे 3 एक कॉलेज इंजीनियरिंग है। फिर मेरा MBA का जो कॉलेज है नरसिम्हा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, वो 60,000 बच्चे बैठते हैं उसमें से हम 15,000 पास करते हैं। वो 15,000 में से हम फक्त 2,000 लड़के लेते हैं। बॉम्बे में 700-800। वो मेरा एक बेंगलोर कैंपस है, हैदराबाद 100 एकड़ में कैंपस है, न्यू बॉम्बे में है, धुलिया में है, शिरपुर में है, इंदौर में है, चंडीगढ़ में है, और इस साल अहमदाबाद में चालू हो रहा है। ओडा में मेरा कैंपस चालू हो रहा है। फिर मेरे पास 35-40 एकड़ मेरे को नागपुर ने मतलब ये CM ने मुझे 40 एकड़ जगह दी है। और पटनायक जो उड़ीसा के CM है, उन्होंने भुवनेश्वर में 45 एकड़ दिए। नवीन पटनायक ने नोएडा में हमारे योगी जी ने 28 एकड़ जमीन दी है। और छत्तीसगढ़ में मेरे को 40 एकड़ जमीन छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने दी है। तो अभी ये चारों का मैं काम चालू करने वाला हूँ। अभी EC के लिए मतलब एनवायरमेंट क्लियरेंस हो गया, तो 4 कैंपस का और काम चालू करने वाला हूँ। तो हजारों, अभी मैं सब मिलके मेरे हाथ से वहाँ के 80,000 लड़के ने, यहाँ के 44, तो मैं कम से कम 1,30,000 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और मैं उनका जीवन बदलना चाहता हूँ। तो सिटी में भी काम कर रहा हूँ, यहाँ भी कर रहा हूँ, पर यहाँ का जो हृदय है, और मेरा ही नहीं, मेरे भाई का भी वैसा ही हृदय यहाँ पे। वो तो बोलता है क्यों बॉम्बे जाए, वो मैं तो यहीं रहना चाहता हूँ, ऐसा उसकी थिंकिंग है। मिला मैं उनसे। हाँ, लड़कियां भी जो है जी, आप मानोगे नहीं, झाइडस कैडिला आपने नाम सुना होगा, वहाँ मुकेश मेरे छोटे ब्रदर की लड़की उनके वाली है जी। तो हर साल 5 करोड़ रुपए पानी के लिए मेरे को भेजती हूँ। अच्छा। हाँ, डैम बनाओ, हर साल भेजती है। तो उसका हृदय भी यहाँ है कि मेरे पिताजी भी यहाँ काम करते थे, मेरे को उनका भी उधर का एरिया का उद्धार करना है। और भूपेश भाई की लड़की अभी शादी हुई है, वो भी इसी में लगी हुई है। वो छोटी छोटी बातों में हर चीज यहाँ पे उसके ससुराल से पैसे से भेजती है और करती रहती है उसका। तो एक पूरा परिवार जो है, थिंकिंग ये है कि गरीब आदमी का जीवन कैसा बदले, वो लास्ट आदमी का जीवन कैसा बदले। अभी हॉस्पिटल बना रहे जी, आप देख के आए हॉस्पिटल। आप एक बात बताओ, ऐसे छोटे गांव में मैंने करमसद का एक किस्सा देखा था कि करमसद में 1,000 बेड की हॉस्पिटल है। तो मैंने सोचा करमसद में हो सकती तो शिरपुर में क्यों नहीं हो सकती जी। भले हमको तकलीफ होगी, सब होगा, पर हम उस जमाने में HM पटेल तो फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उन्होंने तो खड़ा कर दिया। और मैं तो कोई फाइनेंस मिनिस्टर नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, एक MLA हूँ, अभी MLC हूँ, तो मैंने भी खड़ा कर दिया। और मेरे को ऐसा इच्छा है कि लास्ट ये जो अभी ये जो फील्ड में
मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके से लूट चल रही है, बहुत सही बताया। वो मैं उसको कम करना चाहता हूँ। खासकर प्राइवेट सेक्टर में बहुत प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा हो गई। जी। आप बताता हूँ, मैं कई लोगों को हम यहाँ से शिरपुर से मुंबई लेके गए, 200 पेशेंट ले गए, जिनको 150 पेशेंट ऐसे थे, उनको बोला था कि तुम्हारा 2 स्टैंड बिठाना पड़ेंगे। तो 150 में से 130 लोग वापस आए, कोई स्टैंड नहीं लगाने का, कुछ नहीं, फक्त दवा पे है। कईयों को बोला बाईपास करने के, वहाँ ले गए तो बाईपास करने की ज़रूरत नहीं है, फक्त मेरे 2-4 बड़े दोस्त थे, पांडा, डॉक्टर पांडा वगैरह, एशियन हॉस्पिटल वाले, तो उनके पास ले जाते। ये सब देख के बहुत दुख हुआ, इसलिए हमने ये हॉस्पिटल का निर्माण किया है। और तह दिल से हमारी इच्छा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि छोटा गांव है, डॉक्टर मिलते नहीं है। स्वामी जी ने डॉक्टर दिला दिए तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा क्योंकि आजकल डॉक्टर मिलना बहुत मुश्किल हो गया है और हर आदमी ये पैसे के पीछे पागल हो गया है। हर आदमी को ऐसा लगता है मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊँ, अब्जोपति बन जाऊँ। कोई आदमी इस तरीके का विचारधारा को सपोर्ट नहीं करता है। और दूसरी बात ये हो गई है कि बड़े शहरों के लोगों को छोटे से गांव में क्या चल रहा है वो उनको मालूम नहीं है। वो कब मालूम पड़ेगा सर? 30 साल बाद मालूम पड़ेगा, अरे ये डेवलप नहीं हुआ। अभी क्या है, सरकार बोलती है तुमको 1500 रुपये महीना अलग देंगे, 500 रुपये अलग देंगे, 1000 रुपये अलग देंगे। इससे कोई जीवन बदलेगा नहीं। अने जिस दिन ये महंगाई तो हर साल बढ़ती जा रही, तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि तलवार लेके लोग बाहर निकलेंगे। तो मेरे तालुके का मेरा ये कहना है कि वो जो चंगेज खान लड़ाई करने आता था, उस तरीके का वातावरण मेरे गांव में नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं उनको पढ़ाने का, उनकी ज़मीन में पानी कैसे आएगा, वहाँ मैंने 450 में 225 वहाँ पे धरण डैम किए, 225 ओपन एरिया में करे हैं। तो मैं दोनों को सरीखा लेके इस तालुके का एक ऐसा मॉडल बनाना चाहता हूँ कि एक एनवायरनमेंट में भी अच्छा काम करना चाहते हैं। अभी हमने करीबन 4-5 लाख झाड़ लगाए हैं सब मिलके। और मेरा दिमाग में ये सिटी के अंदर अभी कितने लगेंगे ये नहीं मालूम, पर मेरा विचार है कि अगले 5 साल में हर साल कम से कम 20,000-30,000 झाड़ लगाऊं। और लोग झाड़ लगाते, आप देखते होंगे कि मंत्री आते, उसके सामने जाते, एक पौधा लगाते थे, फिर अगले वक्त 5 साल बाद आते, बोले फिर पौधा लगाओ, तो वही जाके लगाने को जाता है। मंत्री बोलता वो पौधा कहाँ गया, नहीं इसको हम जिंदा रखेंगे। इस तरीके का माहौल है। एक पौधा लगाते 10 लोग हाथ लगाते, कुछ वो जिंदा नहीं रहता। तो मैं इस चीज को मानता हूँ कि पौधा लगाया तो 98% पौधा जिंदा रहना चाहिए। और ज़्यादातर मैं नीम के झाड़ ज़्यादा लगाता हूँ। उसके पीछे की भावना ये है कि वो गर्मी में ग्रीन रहता है और रात को ऑक्सीजन देने वाला झाड़ है, तो उस पर मेरा ज़्यादा प्रेम है। तो उसी तरीके का काम मैं अभी यहाँ, अभी तो लगे हुए हैं यहाँ पे, सिटी में होंगे 1 लाख झाड़, पर इससे और बढ़ाना चाहता हूँ 5 साल में। तो इस तरीके से एनवायरनमेंट में भी काम हम करना चाहते हैं। BAPS के परम संत प्रमुख स्वामी महाराज, आप भी शायद मैं जानता हूँ, मिला हुआ। तो उनका एक वाक्य था कि दूसरों के जो खुशी है, इन द जॉय ऑफ अदर्स लाइज आवर्स। आपके जीवन में ऐसा कोई छोटा मोटा वाक्य हुआ हो, एक ऐसा वाक्य जिसको आपने किया उसके बाद ऐसी खुशी मिली हो, या उसकी आंखों में देखी हो खुशी तो आपको एकदम प्रेरणा मिली हो, वो कोई ऐसा एग्जाम्पल? हजारों लोगों का जीवन बदल डाला है ना। अभी ये मेरे को बताओ, यहाँ 4-5 डॉक्टर जो है मेरे वहीं पढ़े हैं, 1 नंबर है। उस गांव में आप जा नहीं सकते हो। यहाँ एक डॉक्टर है, वो महाराष्ट्र में 2nd आया। उसका गांव ऐसी जगह पे है कि जहाँ आपने मैं 20 किलोमीटर के 15 किलोमीटर ऐसा पहाड़ है, वहाँ 800,000 लोग रहते हैं। वहाँ का डॉक्टर 2nd आया महाराष्ट्र में, और फिर वो डॉक्टर बन के यहाँ प्रैक्टिस कर रहा है। तो ये खुशी की बात है ना साहब। ऐसे तो हजारों लोगों की जीवन बदला। अभी मेरी फैक्ट्री में 20,000 लोग काम कर रहे हैं, रोजगार, जो 4वीं सीखे हुए, 5वीं सीखे हुए, 10th पढ़े हुए, उनका तो लाइफ ही नहीं रहता। मान लो मैं नहीं,
ये सब तैयार, ये फैक्ट्रीज नहीं निकालता, तो यहाँ वो क्या करते थे। आज कम से कम मेरे हाथ से यहाँ पे 30,000 लोग या 25,000 लोग काम कर रहे हैं मेरे हाथ के नीचे, जिनको मैंने जॉब दिलाया है। तो वो सब सुखी है, उनको मैं तो मिलता नहीं। अभी मैं बॉम्बे में जो इंस्टीट्यूशन है उसमें 3,500 प्रोफेसर है, आप तो जानते हैं। उसमें से मैं 10 को भी नहीं जानता हूँ, क्योंकि 5,000 किलोमीटर का एक भी रिलेटिव वहां नहीं है। मेरे खुद के बच्चे को MBA में एडमिशन नहीं दिया, घर में 10 दिन मुझे खाना नहीं मिला। रोज झगड़ा, अपनी स्कूल थी, अपनी कॉलेज છે ને આપણને નથી મળતું, नहीं दिया मैंने। तो सब लोगों का जीवन बदल रहे ना। अभी वही चीज मैं कभी ऐसा बांटने लग गया तो क्या रहेगा। आज डोरिक जी से मिले थे हम लोग, वाटर कंजर्वेशन में आपके साथ रहे। हाँ, डोरिक राव जी, तो वो बता रहे थे कि किसी भी गांव में किसी भी जगह पे जाएंगे और आप नाम पूछेंगे ना तो आपको नाम बता देंगे अमरीश भाई। हाँ, वो क्या क्या करते हैं। तो वो इतना घूमे इस इलाके में, सबको जानते हैं, और ये एक सामाजिक जीवन का एक अहम पहलू भी है। मैं थोड़ा सा रोल रिवर्सल करके देखता हूँ आपका। अगर अमरीश भाई इस सामाजिक जीवन से हटकर इस धुले के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते आज से 30 साल पीछे, 40 साल पीछे, तो सबसे पहले वो क्या चीज शुरू करते इस जगह सब। मेरा ये मानना है कि शिक्षा ये पहला करता जी, फिर उसकी जमीन में पानी लाता जी। ये 2 चीज तो महत्व की है। ये 2 चीज करूंगा तो वो जो किसान है वो ऑटोमेटिक उसकी जमीन में पानी, ये 3 क्रॉप लेता है जी। सब मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो पहला का एक क्रॉप होता था जिसकी जमीन में पानी नहीं है, तो वीरान जमीन है, तो वो बारिश के भरोसे क्रॉप लगाता था। हुआ क्या, एनवायरनमेंट बदलते गया। पहले क्या होता था, 7 दिन धीरे 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 करके पानी गिरता था। आपने भी अनुभव किया है, मैंने भी किया है। अभी ऐसा नहीं होता है, एक दिन में 3 इंच गिर जाता है, फिर 15 दिन पानी नहीं आता है, फिर 5 इंच गिर जाता है, फिर 2 दिन आता है, फिर 2 इंच गिर जाता है। एवरेज उतना ही रहता है, पर वो क्रॉप को जब पानी चाहिए, अभी सब मुझे जब खाने को चाहिए, मुझे खाना उस टाइम नहीं मिलेगा और बोलेगा 10 दिन बाद तुमको खाना दूंगा, तो वो क्रॉप का क्या हाल होगा। तो उस वजह से वो लोगों की इनकम जो है, पहले जहाँ 10,000 रुपया 1 एकड़ पे कमाते थे, वो अभी 5,000 ने 2,000 रुपये हो गए। तो उसको जब तक उसकी जमीन में पानी नहीं आता है, पानी आया तो 3 क्रॉप लेता है, 2 क्रॉप लेता है कम से कम, तो वो जो क्रॉप है वो 100% आने वाला है, क्योंकि कोई बारिश का संबंध नहीं, किसी चीज का संबंध नहीं है। पर जो क्रॉप भगवान के भरोसे पे है, एनवायरमेंट के भरोसे है, तो वो क्रॉप आता नहीं। इसलिए सबसे जरूरी है उसका जीवन कभी सुखी करना है, ग्रामीण भाग का सुखी संपन्न करना है। तो ग्रामीण तो किसानों के हाथ में है, 80% किसान वहीं रहता है, तो उसका जीवन बदलेगा तभी कि जब उसकी जमीन में पानी आ गया। पानी आ गया तो 3 क्रॉप लेगा तो उसकी घर की जीवन बदलेगा, एक, और वो फिर अपने बच्चों को पढ़ाएगा, सेकंड, और फिर खुद का घर बांधेगा। तो आज हमारे वहां ऐसे ही चल रहा है। अभी क्रॉप आया, पैसा आया, तो सबसे पहले खुद का घर बनाते हैं, बच्चों को तो सिखाने लग गए, क्योंकि यहाँ एनवायरनमेंट अलग हो गया, तो उस वजह से तो वो हो गया। पर पहली जो उसकी जरूरी चीज है, पैसा आएगा तो पहले घर बनाएगा वो, घर बना के फिर अपने बच्चों को सिखाएगा, और फिर वो शादी करेगा। तो ये उसकी बेसिक नीड है ग्रामीण भाग की। बॉम्बे की बात जाने दो या बड़े सिटी की बात जाने दो, उनको दुनियादारी की कोई मालूम नहीं है। ये अब्जोपति लोग जो है, करोड़ोंपति लोग है, उनको गरीब आदमी के बारे में थोड़ी भी आस्था नहीं है। ऐसा मैं उनके बीच में भी रहता हूँ और मैं इधर भी रहता हूँ, तो उनकी आस्था कुछ नहीं है। हमने कभी बताया कि इसका ऐसा ऐसा हो गया, वैसा हो गया, सुखी हो गया, अच्छा बस, नो रिएक्शन। क्योंकि वो दिन भर सुबह से उठता है ना, तो एक तो पैसे कमाने में लगता है, या खुद के बच्चों के साथ लगेगा, नहीं तो फॉरेन ट्रिप करते बैठेगा, और लास्ट आदमी को कोई मदद करने को तैयार नहीं है। जो स्वामीनारायण महाराज के जो विचार है,
वो उन्होंने देख के ये सब विचार लाए हैं ना। अभी धुलिया में बना है, अभी शिरपुर में बना है। सेवा भावना। सेवा भावना है ना। तो सेवा तो कहाँ होती है? सेवा ग्रामीण भाग में होती है। मुंबई में साहब अभी आप जाइए, आपकी पहचान हुई, उसको लगा कि तुमसे कुछ फायदा है तो वो आपसे बात करेगा, फायदा नहीं है तो तुम्हारा मुंह भी नहीं देखेगा, सामने मिला तो नमस्कार भी नहीं करेगा। तो वो जीवन क्या जीवन है? आदमी आता है, चले जाने वाला है, कुछ लेके तो जाने वाला नहीं। तो हजारों लाखों आदमी को तुम कुछ देंगे तो उसको कुछ तो भी वो याद रखेगा। अरे याद रखो ना रखो, दिल तो सेटिस्फेक्शन है ना मेरा, कि मैंने किसी एरिया के जीवन में लोगों को बदलाव लाया। ऊपर तो जाना ही है सबको, तो ये मेरा मत है। अगले 10 साल में और ऐसे क्या काम बचे हैं जो अभी आपका विजन है? अगले 10 साल में क्या क्या करना चाहते हैं? देखो अभी मैं 10 साल में पहले तो ये मेडिकल जो दवाखाना है इसको एकदम टॉप क्लास 4 डिस्ट्रिक्ट को मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। आपको मालूम नहीं होगा, यहाँ पे नासिक डिवीजन सबसे बड़ा है, नासिक सिटी बड़ा है। वहाँ पे जो ब्लड चेकिंग होता है उसमें से 25% वो मुंबई भेजते हैं। मेरी लेबोरेटरी ऐसी है 20,000 फुट की, कि मुंबई की जितनी चेकिंग हो सकती है वो सारी चेकिंग यहाँ होती है। फिर मैं मेडिकल कॉलेज बनाने वाला हूँ। फिर अभी मैंने उसी के बाजू में अभी अपने नर्सिंग कॉलेज बनाया है। फिर अभी मैं आयुर्वेदिक कॉलेज यहाँ पे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बना रहा हूँ। काम हो गया है, अभी उसका इंटीरियर का काम चल रहा है, डॉक्टर वगैरह सब हो गए। फिर मैं होम्योपैथिक कॉलेज निकालने वाला हूँ, फिर मैं डेंटल कॉलेज निकालने वाला हूँ, और फिर पैरामेडिकल कॉलेजेस निकालूंगा। तो जिससे यहाँ के एरिया के लोगों को भी फायदा होगा, उनको दूसरी तरीके से भी हेल्थ के हिसाब से भी फायदा होगा। तो इस तरीके का यहाँ पे सारी चीज, किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं मुंबई मेरे को जाना पड़ेगा। हाँ, जो ऐसे असाध्य रोग है उसके लिए उसको मुंबई वगैरह में जाना पड़ेगा। तो ये मैं इसमें ये करना चाहता हूँ। एजुकेशन में और भी चालू रखने वाला हूँ कि यहाँ 1 लाख बच्चे कैसे पढ़ेंगे। आज 44,000 है, 10 साल में मैं आज आपको बोल के जाता हूँ 80,000 के ऊपर मैं बच्चे यहाँ पे पढ़ाऊंगा। तो वो मैं एक जनरेशन बनाना चाहता हूँ। तो ये 2 चीज पे मेरा महत्व का ख्याल है, और पानी का तो है ही, चलता रहेगा। तो हमने किस पे ध्यान दिया है? हमने सबसे ज्यादा पहले पानी पे ध्यान दिया, फिर एजुकेशन पे ध्यान दिया, फिर अनएम्प्लॉयमेंट जो बच्चे थे जो चौथी सीखे हुए उनके लिए काम किया। फिर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तैयार किया, और फिर हमने अभी एनवायरनमेंट के हिसाब से झाड़ पे ख्याल दे रहे। और सिटी पे आपको एक दवाई लगेगी, पूरे महाराष्ट्र में 5 घर आपके है बने, तो हमने उनको बोल के रखा है कि 5 घर तुम्हारे तैयार हुए तो हम तुमको अंडरग्राउंड गटर बना के देंगे, रोड बना के देंगे, पानी देंगे और लाइट देंगे। ये 4 चीज़ हम तुमको प्रोवाइड कर देंगे। तो शिरपुर सिटी में ऐसा कोई घर बाकी नहीं है कि जहाँ रोड नहीं है, कि जहाँ 5 घर है ना रोड नहीं है, ऐसा आपको एक भी नहीं दिखेगा। दूसरी चीज, 4 माले तक यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लगती नहीं है, मोटर लगती नहीं, सीधा पानी ऊपर चढ़ता है। क्यों चढ़ता है? कि 15 लाख लीटर की टाकी पे हमने कुल 1000 कनेक्शन दिए है। अच्छा, हाँ, लिमिट कर दिया। तो इतना प्रेशर है कि तो उसका फायदा क्या है? तो उसको रोज छोटी मोटर लगाया तो 1 यूनिट सुबह में लगता है, 1 यूनिट शाम को लगता है। नहीं, 20 रुपये रोज, महीने के 600, साल के 7200 रुपये। मतलब हमारे वहाँ हाउस टैक्स यानी पानी का टैक्स ये फ्री है, क्योंकि इससे ऊपर उनका बिल आता नहीं है साल भर का। तो उस तरीके का भी हमने काम किया है। लाइब्रेरी टॉप क्लास, वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी है यहाँ पे। हाँ, जो हमने बनाई है, आपने देखी कि नहीं मुझे मालूम नहीं, वो एक लाइब्रेरी हमने बनाई है शिरपुर में। तो उसमें 3.5 करोड़ रुपए के जो अपने ई लाइब्रेरी है वो इसको ज्वाइंट करके रखी है। तो वो बच्चे भी उसमें रोज उसका फायदा लेते हैं। 12,000 मेंबर है उसके, और वो बच्चे पूरे सुबह 7 बजे से रात तक पढ़ाई करते हैं। तो अलग अलग एग्जाम में भी वो ट्राई करते हैं।
तो उस तरीके का भी हमने तैयार किया है। सर BAPS प्रमुख अकेडमी जो है वो भी इसी तरह के बच्चों को UPSC और स्टेट सर्विस की तैयारी कराती है। हमारे जो मैक्सिमम व्यूअर्स हैं वो जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, जैसे छात्र हैं, तो वो सभी फ्यूचर में IAS IPS और विभिन्न सरकारी सेवाओं में जाने की इच्छा रखते हैं और जाएंगे भी, वो मेहनत कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? सब ये 5 चीज़ करनी चाहिए उसने। जी। वो कलेक्टर बना तो इससे पहले जो उसका एरिया है वहाँ पहले कम से कम उसके ज़मीन में पानी कैसे आएगा, 100% खेती किस तरीके से इरिगेटेड हो जाएगी, तो उसको 2-3 क्रॉप मिलेंगे, तो कम से कम उसका घर चलेगा। ज़्यादा कुछ नहीं मैं बता रहा हूँ, वो कमाया वो बात जाने दो, पर कम से कम उसके जो बच्चे हैं उसको अच्छी तरीके से 2 टाइम का खाना खिला सकता है, अच्छा एजुकेशन दे सकता है और सुखी रह सकता है। तो ये पहला उससे वो करना चाहिए और फिर उससे शिक्षा में ध्यान देना चाहिए। मैं बोला ना आपको कि जिस गवर्नमेंट को खलास करना है या जिस देश को खलास करना है उसको आप शिक्षा से मुक्त कर दो तो वो देश खलास हो जाएगा ऑटोमेटिक, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो शिक्षा ही महत्व की है। 2 चीज़ पे एनवायरनमेंट ज़रूरी है। मैंने एक चीज़ देखी है, पर वो मेरे से होगी कि नहीं मुझे मालूम नहीं, ये मेरा थिंकिंग है, पर वो होगा कि नहीं मालूम नहीं। एक गांव में, अमेरिका का है कि कौन से गांव है, वहाँ उसने आदमी ने 8 लाख झाड़ लगाए। अच्छा। और छोटे कम से कम 20-25 छोटे छोटे जो अपने पौधे रहते ऐसे लगाए। तो उससे 4 डिग्री उसकी गर्मी कम हो गई, टेम्परेचर कम कर दिया। टेम्परेचर कम हो ओके। गया। तो मेरा ये विजन है, होगा नहीं, और मैं उसके पीछे लगा हूं कि कुछ भी करके उस तरीके का, ये सिटी में मैं जगह भी नहीं है, तो जगह ढूंढ के कैसा भी करके उनको इतने झाड़, 8 लाख नहीं 3-4 लाख लगाए, तो 2 डिग्री नीचे लेके आया, तो भी मैंने बहुत बड़ा काम किया। क्लाइमेट रिवर्सल करोगे? रिवर्स करने का विचार है। होएगा नहीं? नहीं, बिल्कुल होगा। नहीं, ट्राई करेंगे उस तरीके का। आज बहुत विचार भी, और आपका एक अच्छा लगा कि मैंने हर तरह का सवाल पूछा पर आप उसी पे टिके रहे। शिक्षा, हेल्थ और पर्यावरण। पर सब आप विचार करो ना, आप गांव में रहो तो आपको ये सब चीजें लगेगी, कितना भी आप करो। कोई कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करता हो, कोई हमारे नेता बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, यूं कर देंगे त्यों कर देंगे, अरे क्या नीचे जाके देखो ना, लाखों लोगों को आज परिस्थिति नाजुक है। कोई देख, मैंने ये जो जनसंख्या का बताया ना, आप जिंदा रहेंगे, मैं तो नहीं रहूंगा, पर आप याद रखेंगे डबल हो जाएगी। नहीं डबल यानी हजारों साल में 100 करोड़ पे पहुंचे, 30 साल में 64 करोड़ बच्चे आ जाएंगे। ये 2030 में 40 में क्या होगा भगवान ही जाने। रिवर्स हो कि कितना होगा, 1.5 होगा, 1.3 होगा। तो जनसंख्या में तो सबसे बड़ा कंट्रोल होना चाहिए। वो कंट्रोल कब आएगा? शिक्षित समाज होगा तभी आएगा। ये मिलिट्री स्कूल वाला कैसे दिमाग में आया, ये मिलिट्री स्कूल जो चला है? मिलिट्री स्कूल में क्या हुआ कि हम मिलिट्री स्कूल चलाते थे, पर एक दिन मेरे विचार में आया कि अपन शोषित समाज कौन सा है, तो वो है आदिवासी यहाँ का, बाकी कोई जगह पे दूसरा समाज होगा। तो इनको जो 8th में पास होते हैं, पहले हम 10th से लेते थे, अभी 3 साल से हमने चेंज किया, 8th से उसको नीट एंड इंजीनियरिंग की उसको प्रिपरेशन करा रहे। तो उसमें करीबन 45 बच्चे हम आदिवासी लेते हैं, 20 बच्चे ओपन के लेते हैं, 10 बच्चे शेड्यूल कास्ट लेते हैं। जो 20 बच्चे ओपन के क्यों लेते हैं कि ये जो 45 बच्चे उसके साथ 5 साल रहेंगे तो एक चेंज उसमें आएगा, बोलने का, चलने का, पहनने का, कपड़े पहनने का एक अपना चेंज दिखेगा। इसलिए उनके भी 20 बच्चे डाले हुए हैं, और उसमें से हमको डॉक्टर और इंजीनियर ने IIT ने नीट की ट्रेनिंग दे रहे हैं हम। तो ये कल्पना उस पे से, उसके बाजू में अभी 40 एकड़ जगह ली है, तो वहाँ पे हम पूरा स्पोर्ट्स का सब बना रहे जी। आपने वो मुकेश पटेल स्कूल देखी क्या? जी, देखी। हाँ, देखी। तो वहाँ पे एक हमने इंडोर स्टेडियम बनाया है, अभी वहाँ 4 मैदान बना रहे क्रिकेट के, और नाइट का भी
ये कर रहे, और सारे मैदान कोई बाकी नहीं रखेंगे। फुटबॉल हो, बैडमिंटन हो, वो सारी यहाँ पे सुविधा हम उपलब्ध करना चाहते हैं। हमने टीचर्स लगाए उसके पीछे, मतलब उनको वो भी कर रहे, एक दूसरा भी कर रहे, बहुत कर रहे। पर अभी उसमें का एक अभी हम पुलिस ट्रेनिंग वो चालू करी है कि पुलिस ट्रेनिंग में अभी कल ही 4 लड़के सिलेक्ट हुए उसमें। फिर अभी हम बाजू में ड्राइविंग स्कूल बना रहे हैं और लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों सिखा रहे हैं। लेफ्ट हैंड इसलिए सिखा रहे कि फॉरेन में जाए और वो एम्प्लॉयमेंट होए, और उनको जर्मन शाखा भाषा सिखाने वाले, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा पगार जो है वो जर्मनी में 2.5 लाख रुपए महीने का स्टार्टिंग का पगार ड्राइवर का है। तो उसको भी हम यहाँ पे वो सिखाने वाले, जर्मन लैंग्वेज यानी लेफ्ट हैंड ड्राइव सिखाने वाले।